गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अध्ययन किया था। आज है टॉपिक रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इस परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां थी? सबसे बड़ी कमी थी, इसमें एक पॉइंट बताया गया था, नाभिक और इलेक्ट्रॉन धन और ऋण आवेश के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल को हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं और उसको संतुलित करता है अपकेंद्र बल। ये बाहर की ओर कार्य करता है, ये अंदर की ओर कार्य करता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन अपनी एक कक्षा में घूमता रहता है। लेकिन मैक्सवेल के अनुसार कोई भी आवेशित कण जब गति करता है तो वो अपनी ऊर्जा का लगातार ह्रास करता रहता है, क्षय करता रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, अतः यह आवेशित कण गति करते हुए अपनी ऊर्जा को लगातार उत्सर्जित करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर देगा तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वह लगातार कम होता जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा तो उसके द्वारा जो उत्पन्न अपकेंद्र बल है वह भी कम हो जाएगा। और जब अपकेंद्र बल कम होगा तो अपकेंद्र बल की तुलना में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बढ़ जाएगा, और जब यह बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है वह धीरे धीरे क्या होगी, छोटी होती जाएगी, और अंत में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक से टकराकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। परमाणु अस्थायी है, और स्थायी होने के कारण परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। इस अस्थायित्व का कारण यह परमाणु मॉडल बताने में असफल रहा। क्या था इसकी कमियां था? मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, और जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो वह लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करता रहता है, क्षय करता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी, इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा तो उसका अपकेंद्र बल भी कम हो जाएगा। क्योंकि अपकेंद्र बल किस पर निर्भर करता है? वेग। जब इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा तो अपकेंद्र बल कम हो जाएगा। अपकेंद्र बल कम होगा तो उसकी तुलना में अंदर की ओर लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बढ़ जाएगा, और जब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन की कक्षा और ज्यादा क्या होगी, छोटी होने लगेगी, और अंत में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक से टकराकर नष्ट हो जाएगा। अर्थात परमाणु क्या हुआ, अस्थायी। लेकिन वास्तव में परमाणु बहुत ही अस्थायी होता है, न तो उत्पन्न होता है और न ही समानांतर पे नष्ट होता है। ये कारण यह परमाणु मॉडल एक्सप्लेन करने में असफल रहा। दूसरा ड्रॉबैक था इनका, इस परमाणु मॉडल में जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं नाभिक के चारों, पहली, दूसरी, तीसरी, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए कोई नियम की व्याख्या नहीं की गई थी। इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या करने में पूर्णतः असफल रहा। तीसरा, परमाणु किस प्रकार से मिलकर अणु बनाते हैं, इसके बारे में भी कोई व्याख्या नहीं दी गई थी। किसी अणु की क्या ज्यामिति होती है, उस ज्यामिति के बारे में भी कोई व्याख्या नहीं की गई थी। अतः यह परमाणु मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसी विकिरण ऊर्जा का वह भाग जिसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। किसी विकिरण ऊर्जा का वह भाग जिसे गति करने के लिए
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी एक जगह से दूसरी जगह तक तीव्रता से गति कर सकता है। तो प्रकाश क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणें, ये सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण में आते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण में दो घटक होते हैं, एक होता है चुंबकीय घटक और दूसरा होता है वैद्युत घटक। और यदि मान लेते कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण एक्स एक्सिस की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, यदि कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, तो उस स्थिति में जो चुंबकीय घटक होगा वो वाई अक्ष के एलॉन्ग कंपन करेगा और जो वैद्युत घटक होगा वो जेड अक्ष के एलॉन्ग, जेड अक्ष पर कंपन करेगा। अर्थात वैद्युत कंपोनेंट, वैद्युत घटक, चुंबकीय घटक और गति की दिशा, यह तीनों ही चीजें एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी गति की दिशा है एक्स एक्सिस, वो एक्स अक्ष पे गति कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है या चुंबकीय घटक ले लें, चुंबकीय घटक वाई अक्ष के लॉन्ग है और जो वैद्युत घटक है वह जेड अक्ष के लॉन्ग कंपन कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अब यहाँ पे जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण है इससे संबंधित कुछ टर्म हैं, उन टर्म्स का हम लोग अध्ययन करेंगे। जिस क्या टर्म है? तरंग दैर्घ्य, वेग, आवृत्ति, आवर्तकाल और वेव नंबर, इन सभी का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला है इसमें से तरंग दैर्घ्य। यदि कोई तरंग गति कर रहा है तो उसकी मध्य स्थिति के जो ऊपर वाली स्थिति होती है वो श्रृंग और नीचे को क्या बोलते हैं? गर्त। किन्हीं दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे ये श्रृंग है और ये भी श्रृंग है, तो दो क्रमागत श्रृंग के बीच की दूरी, ये क्या हो गया? तरंग दैर्घ्य। और दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी भी क्या हो गया? तरंग दैर्घ्य। किन्हीं दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा टॉपिक है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले या पास करने वाले तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे कोई तरंग है यहाँ पर, इस बिंदु पे, यहाँ पे समय कितना है? 0। जब टाइम यहाँ पे 0 है तभी यहाँ कोई तरंग है, और जब एक सेकंड बीतता है ये तरंग यहाँ से गति करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। तब हम देखें कि एक सेकंड में कुल कितने तरंग यहाँ से निकले। यहाँ से दो क्रमागत श्रृंग के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। ये तरंग दैर्घ्य हो गया, दूसरा तरंग दैर्घ्य हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ, फिफ्थ। किसी बिंदु से एक सेकंड में पास करने वाले या गुजरने वाले तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? न्यूलेटर से। ये हो गया आवृत्ति। और कितने तरंग पास किए? 1 2 3 4 5। तो आवृत्ति कितनी हुई इसकी? 5 हो। अब आते वेग। वेग क्या होता है?
एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा चली गई दूरी को वेग कहते हैं। एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा चली गई कुल दूरी को वेग कहते हैं। ये एक सेकंड में कुल दूरी कितना तय किया? पहले तरंग यहाँ पे थी, अब एक सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया। ये दूरी लेमडा 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 लेमडा, कुल कितनी दूरी हुई? 5 लेमडा। तो वेग हो गया यहाँ पे कितना? वेग को हम समान तौर पर प्रकाश के वेग को c से प्रदर्शित करते हैं, तो c कितना हो गया? 5 लेमडा। ठीक है, तो यहाँ 5 क्या है? 5 क्या है यहाँ पे? आवृत्ति। 5 क्या हो गया? आवृत्ति। तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा? c बाई लेमडा। ये रिलेशन होता है दोनों में, आवृत्ति और प्रकाश में रिलेशन क्या होता है? आपने देखा, अभी मैंने बताया कि किसी प्रकाश के द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग। किसी तरंग के द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग। ये एक तरंग यहाँ पे है, समय 0 है, एक सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया, तो एक सेकंड में चली गई दूरी कितनी है? 5 लेमडा। लेकिन यहाँ 5 क्या है? ऊपर बताया गया यहाँ पे 5 क्या है? यहाँ पे आवृत्ति। तो 5 जब क्या जाएगा? न्यू। c बराबर न्यू लेमडा, या न्यू बराबर क्या जाएगा? c बाई लेमडा। ये दोनों में संबंध हो गया, आवृत्ति में और प्रकाश के वेग में और तरंग दैर्घ्य में संबंध हो गया। अब आते हैं टॉपिक 4th है आयाम। एम्पलीट्यूड। श्रृंग की ऊंचाई, श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को हम कहते हैं आयाम। और 5वां इसका टाइप है तरंग संख्या। वेव नंबर। इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं और आयाम को किससे रिप्रेजेंट किए हैं? ए से। तरंग संख्या क्या होती है? एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए, और तरंग संख्या तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम होता है 1 बाई लेमडा। न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई लेमडा, जहां न्यू बार क्या है? तरंग संख्या। तो तरंग संख्या क्या होती है? एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को, तरंग दैर्ध्यों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित तरंग दैर्ध्यों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। यह तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम होता है। इस प्रकार हमने तरंग से संबंधित 5 टॉपिकों का अध्ययन किया: तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, आयाम और तरंग संख्या। ठीक है, धन्यवाद।